दोस्तों, आप सभी को रैपिड एजुकेशन चैनल की एक और क्लास में स्वागत है। आज हम शब्द विचार पढ़ाएंगे, यानी शब्द रचना हिंदी के। शब्द विचार व्याकरण का वो विभाग है जिसमें शब्दों की उत्पत्ति, प्रकार, रूपांतर आदि का अध्ययन किया जाता है। एक या एक से अधिक अक्षरों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। जैसे आ, चलो, सीधा, ये सब शब्द है। यानी ये आ जिसका एक अर्थ है, एक मतलब है, चलो इसका भी मतलब है, सीधा इसका भी मतलब है। एक मतलब सार्थक शब्द योग को, अक्षरों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। हम शब्दों के वर्गीकरण की तरफ चलते हैं। पहला वर्गीकरण है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। शब्दों के जो अर्थ है उसके आधार पर शब्दों के कैसे भेद है। इसके 3 भेद है, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। वाचक शब्द जिन शब्दों का मुख्य अर्थ होता है जो सुगमता से समझ में आता है। एक शब्द है जिसका एक मुख्य अर्थ होता है और वो बहुत आसानी से समझ में आता है। वह राम, सीता, कहाँ, दौड़ना आदि, ये सब क्या है, इसका कोई दूसरा अन्य अर्थ नहीं है, बस वही अर्थ है और हमें जल्दी समझ में आते हैं। अगला है जिन शब्दों से रूढ़ि के कारण या किसी प्रयोजन के लिए मुख्यार्थ से संबद्ध किसी अन्य अर्थ का बोध होता है। यानी एक शब्द जिसके लिए किसी रूढ़ि या किसी प्रयोजन के लिए एक अर्थ से संबंध कोई अन्य अर्थ भी उसका होता है। एक अर्थ नहीं, एक शब्द का अन्य अर्थ भी निकलता है। वैसे ही उदाहरण देख लीजिए। राजू गधा है। राजू गधा है, ये गधा शब्द क्या है? इस वाक्य में गधा की मूर्खता का आरोप राजू पर किया गया है। इस राजू गधा है क्यों कहते हैं? ये राजू मूर्ख है, इस अर्थ में क्या है, हम प्रयोग करते हैं कि राजू गधा है। यहाँ के गधा की मूर्खता का आरोप राजू पर किया गया है। मूर्खता गधा का लक्षण है। मूर्ख के अर्थ में गधा शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इस वाक्य में गधा शब्द लाक्षणिक शब्द का उदाहरण है। यानी मूर्ख के अर्थ में गधा शब्द का, हम ये भी कह सकते थे कि राजू मूर्ख है, लेकिन हमने ये कह दिया कि राजू गधा है, तो ये गधा शब्द क्या है, यहाँ पे लाक्षणिक अर्थ के रूप में आता है। अगला है व्यंजक शब्द। व्यंजक शब्द वे शब्द है जिनका ना तो मुख्य अर्थ लिया जाता है और ना लाक्षणिक अर्थ, बल्कि जिनसे कोई गूढ़ सांकेतिक अर्थ प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, यदि कुरुक्षेत्र से भागकर आए हुए व्यक्ति को देखकर कहा जाए कि तुम बड़े बहादुर हो, तो यहाँ पे बहादुर बताकर उस व्यक्ति की कायरता की व्यंजना की गई है। तुम बड़े बहादुर हो, क्या कहा? तुम बड़े बहादुर हो। तो इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप सच में बहादुर है, इसका मतलब है तुम इतने बड़े कायर हो कि हम उसके ऑपोजिट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तुम बड़े बहादुर हो कह के उसकी व्यंजना करते हैं, उसके जो परिहास के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसे व्यंजक शब्द कहते हैं। यानी उसका सही अर्थ भी नहीं, उसकी लाक्षणिक अर्थ भी नहीं, अन्य कोई अर्थ निकलता है जिसकी व्यंजना की जाते हैं। कायरता की व्यंजना यहाँ पे बहादुर बताकर की गई है। व्युत्पत्ति अथवा बनावट के आधार पर शब्द के भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। पहला है रूढ़। जो शब्द सार्थक रूप से खंडित नहीं किए जा सकते और जिसका निश्चित अर्थ रूढ़ हो गया है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। आंख, कान, नदी आदि, यानी सार्थक रूप से इसका खंडन हम नहीं कर सकते। यानी आंख का हम खंडन आ प्लस ख के रूप में हम खंडन नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसका कोई अर्थ नहीं है। आंख का जब एक साथ हो तभी अर्थ है, तो सार्थक रूप से हम इन शब्दों का खंडन नहीं कर सकते और इसका एक निश्चित अर्थ रूढ़ हो गया है। यानी आंख का अर्थ है
कान का भी अर्थ है, नदी का भी अर्थ है, नाला का भी अर्थ है, लेकिन हम इसका एक एक करके ये शब्द का खंडन नहीं कर सकते। अगला है यौगिक शब्द। दो शब्दों के योग से अथवा मेल से बनने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। यानी इसका खंडन, इस शब्द का खंडन हम कर सकते हैं अर्थार्थक रूप में। दूध वाला, दूध प्लस वाला के रूप में हम खंडन कर सकते हैं, लेकिन ये जो शब्द है ये दो शब्दों के योग से बना है, ये एक शब्द है। दूध वाला हम अलग अलग नहीं इस्तेमाल करते, दूध वाला एक ही शब्द है, लेकिन इसका खंडन हम कर सकते हैं। इस तरह पाठशाला, हम पाठशाला के रूप में खंडन कर सकते हैं, लेकिन ये एक शब्द है, इसे यौगिक शब्द कहते हैं। अगला है योग रूढ़। ऐसे शब्द जो यौगिक होने पर भी अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ रखते हैं, उसे योग रूढ़ कहते हैं। ये आप लोग देख लीजिए, दूध प्लस वाला, इसमें क्या है, दूध का मतलब है मिल्क, और वाला दूध बेचने वाला, तो इसमें दूध वाला का मतलब दूध प्लस वाला क्या है, सही वही अर्थ में आता है। लेकिन ये योग रूढ़ शब्द क्या है, एक अलग शब्द आता है जिसका अलग मतलब आता है, खंडन करने पर उसका अर्थ अलग आता है। ऐसे शब्द जो यौगिक होने पर भी अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ रखते हैं, इसे योग रूढ़ कहते हैं। पंगज शब्द क्या है, पंग प्लस ज, पंग क्या है, कीचड़ है, कीचड़, ज मतलब जन्म लेने वाला, पंग ज मतलब कीचड़ से जो जन्म लिया है उसे पंगज कहते हैं। लेकिन कीचड़ से जन्म लेने वाला बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये पंगज शब्द क्या है, हम केवल कमल के लिए इस्तेमाल करते हैं। कमल के मतलब के रूप में पंगज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो कमल क्या है, पंगज का योग, पंगज क्या है, कमल शब्द के लिए योग रूढ़ हो गया है। इसका मतलब क्या है, ये पंगज शब्द योग रूढ़ है। पंग प्लस ज के मतलब में क्या है, पंग कीचड़ से उत्पन्न होने वाले कई चीज़ें हैं, लेकिन एक पंगज शब्द क्या है, कमल के लिए योग रूढ़ हो गया है, तो ये एक योग रूढ़ शब्द है। इसका अगला उदाहरण देख लीजिए, मुरलीधर, मुरली धारण करने वाला। मुरली धारण करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन हम सभी को मुरलीधर नहीं कहते, मुरलीधर केवल कृष्ण को कहते हैं। तो मुरलीधर शब्द क्या है, कृष्ण के लिए रूढ़ हो गया है। उसी तरह है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका लंबा उदर है। बहुत सारे लोग हैं जिसका लंबा उदर है, लेकिन क्या है, ये शब्द क्या है, लंबोदर शब्द गणेश के लिए रूढ़ हो गया है। उसी तरह वृगोदर भीम के लिए रूढ़ हो गया है। उसी तरह बहुत सारे शब्द हैं जिसका अर्थ अलग होता है, लेकिन एक अर्थ के रूप में रूढ़ हो जाते हैं, तो उसके योग रूढ़ कहते हैं। अगला है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। ये आप सभी लोग जानते होंगे। तत्सम शब्द वे हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं। संस्कृत शब्दों का वही जो शब्द है वही हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, उसे संस्कृत तत्सम शब्द कहते हैं। उसका उदाहरण है अग्नि, पुत्र, स्वर्ग, ग्राम। ये सब शब्द क्या है, हम हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये संस्कृत शब्द है असल में, और वही ऐसे ही हम इस्तेमाल करते हैं, उसका कोई परिवर्तन नहीं होता, वही तत्सम शब्द है। अगला है तद्भव शब्द। शब्द वे हैं जो संस्कृत से विकृत या परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं। संस्कृत का वो शब्द जिसके कोई अलग थोड़ा परिवर्तन करके हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, वही है आम हिंदी संस्कृत का आम्र है, उसे हम आम कहते हैं। ये एक परिवर्तित शब्द है या तद्भव शब्द है। इसी तरह आग का क्या है, अग्नि शब्द से हम परिवर्तित करके आग बनाया है, तो ये भी एक तद्भव शब्द है। अगला देख लीजिए देशज शब्द। देशज वे हैं
जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता पर वह अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं। यानी वे शब्द बोलचाल से बने हैं और जिसका व्युत्पत्ति का कोई पता नहीं है, ये कहाँ से बने हैं इसका कोई पता नहीं है। इस उदाहरण है, देख लीजिए, चिड़िया, कपड़ा, कटोरा, खिड़की, ये हिंदी के अपने शब्द है, इसके व्युत्पत्ति का पता नहीं, ये बोलचाल से ऐसे ही बने आए हैं। अगला है विदेशी शब्द। जो शब्द अंग्रेज़ी, फ्रेंच, पुर्तगाली, अरबी, फ़ारसी, तुर्की आदि विदेशी भाषाओं से आए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। ये सब विदेशी भाषाओं से हिंदी में शब्द आए हैं। अंग्रेज़ी लोग भारत में आए हैं, फ्रेंच आए हैं, पुर्तगाली आए हैं, अरबी, फ़ारसी, तुर्की बोलने वाले आए हैं। तो इन विदेशी भाषाओं से जो शब्द हिंदी ने अपनाए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, जैसे किताब, जिला, तहसील, मज़हब, हकीम, खुश, गवाह, चालाक, दरवाज़ा, दीवार, कोट, फीस, ट्रेन, कार, इंजन, पादरी आदि। ये शब्द उन विदेशी भाषाओं से बने हैं जो हिंदी में अपनाए गए हैं। अगला है प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, विकारी एवं अविकारी। क्या है? जब शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं उस आधार पर शब्द के भेद। जिन शब्दों में लिंग, वजन, कारक आदि के अनुसार विकार अथवा परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अब लोगों को पता है हिंदी में लिंग, वजन, कारक के अनुसार परिवर्तन आता है शब्दों में, उन परिवर्तन होने वाले शब्द को विकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया। अविकारी शब्द वे हैं जिनमें लिंग, वजन, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये मैं एक एक करके आपको पढ़ाऊँगी। देख लीजिए, लिंग, पहला है लिंग। हिंदी में दो लिंग है, स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग। आपको पता है हिंदी में दो लिंग है, स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग, लेकिन कुछ भाषाओं में नपुंसक लिंग भी होता है। केवल प्राणीवाचक शब्दों में भी शब्दों में ही स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग का प्रयोग होता है, लेकिन अप्राणीवाचक शब्दों में नपुंसक लिंग होता है, कोई लिंग नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग। हिंदी में केवल स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग है। प्राणीवाचक या अप्राणीवाचक जो भी शब्द है इसमें पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग ही शब्द होता है। इसे निर्धारित करने के लिए कुछ नियम है, वो मैं आपको, अगर आपको चाहिए तो पढ़ाऊँगी, लेकिन ये ज़्यादातर हम पढ़ाई करने से हिंदी पढ़ते वक्त में बोलचाल करते बातें करते वक्त हमें समझ में आ जाता है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको पढ़ाऊँगी इसके नियम, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अगर आपको चाहिए तो। अगला है वजन। वजन हिंदी में दो ही है, एक वजन एवं बहुवचन। ये ज़्यादातर भाषाओं में ऐसे ही होते हैं, सिंगुलर एवं प्लूरल ही होते हैं, लेकिन कुछ भाषाओं में क्या है, द्विवचन भी होते हैं। दो वचन, दो चीज़ों के लिए प्रयुक्त होने वाले वचन भी होते हैं, लेकिन हिंदी में केवल एक वचन एवं बहुवचन होता है। इसे भी बनाने में नियम है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको पढ़ाऊँगी। अगला है कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। यानी इस शब्द में अध्यापक ने विद्यार्थी को पढ़ाया, अध्यापक और ने, इसमें कनेक्शन है, ये संबंध प्रकट होता है, और विद्यार्थियों को, ये को भी यहाँ पे संबंध प्रकट करता है। इसी तरह हिंदी में कारक रचना होती है। अगली क्लास में मैं कारक रचना के बारे में विस्तार से पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।